हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। हम लोग दोस्तों बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। और ये घटना चक्र के बुक से पूर्वालोकन है घटना चक्र का, जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एकदम डिटेल से दिया गया है। तो हम लोग इसमें उसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन है उसके अलावा क्या पूछा जाएगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज 51 नंबर से ये तीसरा पार्ट है और इससे पहले 2 पार्ट आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम केवल कितने क्वेश्चन कर रहे थे? पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन किए थे, दूसरे में 30 और इस बार 50 क्वेश्चन का ये सीरीज होने वाला है, जो प्रीवियस ईयर 69th बीपीएससी के लिए और बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में भी इससे ही क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आप सभी लोग को पता है कि 1857 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था और जिसमें बहुत सारे सैनिक जो थे, भारतीय जो सैनिक थे अंग्रेजों के, वो विद्रोह कर दिए थे, जिसके कारण बाद में विद्रोह का दमन किया गया और कई जगह ये विद्रोह फैला और इसको प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी बोला जाता है। तो पूछा जाता है, विद्रोह का जब दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा तो उसके बाद भारतीय फौज को फिर से संगठित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इसके संबंधित कौन सा आयोग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पील आयोग। पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया गया कि सेना के रेजिमेंट में जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। पहले जो था उसको छोड़ते हुए अंग्रेजों ने इस विद्रोह के बाद जो सेना का गठन किया गया रेजिमेंट का, वो जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। पहले 1857 के पूर्व देखेंगे तो 45,000 ही क्या थे जो सैनिक थे, वो यूरोपीय थे, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया। साथ ही दोस्तों भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से 1,40,000 कर दिया गया। ठीक है, घटा दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक का जो अनुपात, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पील आयोग ने सैनिकों के अनुपात में क्या बदलाव किए थे। तो बंगाल में क्या कर दिया गया, 1:2 कर दिया गया, मतलब एक ब्रिटिश सैनिक के पर मात्र 2 इंडियन सैनिक को रखा गया, इसी अनुपात में रखा गया। और वहीं बात करें मद्रास और बंबई में ये अनुपात 3 था, मतलब 1 ब्रिटिश या यूरोपीय सैनिक होता था और 3 भारतीय सैनिक रखा गया। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में अनुपात कम इसलिए रखा गया क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में ही 1857 की क्रांति मेन रूप से भड़का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो है दोस्तों वो किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो है, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे और उन पे एक असमान मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, जो रैयत थे वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे एक असमान मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। चलिए पढ़ते हैं, इससे क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिला में गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील मालिकों के विरुद्ध, तो पूछा जाए नील विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो नादिया में हुआ था 1859 से 60 में, और इसके नेता जो थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास थे, नादिया जिला बंगाल में। ठीक है, ये नील सत्याग्रह, तो नील सत्याग्रह से कंफ्यूज नहीं होना है। नील सत्याग्रह जो हुआ था, जो चंपारण सत्याग्रह, वो नील के लिए हुआ था, तो इसको नील सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 1917 ईस्वी में हुआ था। और नील विद्रोह पूछे तो ये हुआ था दोस्तों बंगाल में नादिया जिला में। ठीक है, इसके नेता थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि नील विद्रोह जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में और नादिया जिला में, और किसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। ठीक है, यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था ददनी प्रथा। तो पूछा जाए कि ददनी प्रथा जो है वो किस विद्रोह से संबंधित है? तो नील विद्रोह से संबंधित है।
ठीक है। इसमें क्या होता था कि बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम में दे देता था और बदले में किसान जब नील उगा लेते थे तो उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित, मतलब पहले से निर्धारित मूल्य पर ही क्या करना पड़ता था, नील को बेचना पड़ता था, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग बेगारी कृषि। इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, बेगारी कृषि, मतलब ठेकेदारी कृषि, मतलब पहले ही क्या होता था, रेट तय हो जाता था। किसानों का विद्रोह नील विद्रोह कहा था और इसी किसान का विद्रोह जो था नील किसानों का, इसको नील विद्रोह कहा गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना था, आप लोग बीपीएससी देखे होंगे 66वीं में, कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में एक नाटक लिखा है और ये जो है नील विद्रोह से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा था कि नील दर्पण किससे संबंधित है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित है और ये नील विद्रोह से संबंधित है। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, इस नाटक को नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो अभी बताएं दोस्तों कौन है, तो दीनबंधु मित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो ये व्यवस्था कौन थी, तो रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था। इसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ये क्वेश्चन देखिए 65 बीपीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया है, ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था किधर था, तो रैयतवारी व्यवस्था ये मेन रूप से तमिलनाडु में मद्रास के क्षेत्र में था, ठीक है। और कैप्टन रीड को इसके लिए ये लगाया गया था, शुरू किया गया था रैयतवारी प्रथा कैप्टन रीड के द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, पागल पंथ की स्थापना जो किया गया था, तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, करम शाह के द्वारा। तो देखिए पागल पंथ क्या था, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और ये बंगाल के करम शाह में चलाया था। और कहाँ पे चलाया गया था, तो बंगाल में, और किसके द्वारा, तो करम शाह के द्वारा। तो पूछा जाए पागल पंथ कहाँ चलाया गया था, तो बंगाल से संबंधित है, बंगाल में इसको चलाया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगला है, फराजी कौन था, तो फराजी जो था दोस्तों बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था कौन, फराजी कौन था, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था और इन्होंने दोस्तों एक संप्रदाय चलाया था, ठीक है। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के शाही शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अमूल परिवर्तनों को प्रतिवर्तन करते थे। सियातुल्लाह के पुत्र दद्दू मियाँ, इसको याद रखना है, दद्दू मियाँ, इन्होंने दोस्तों अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और 1838 से 60 के दौरान ये चलता रहा और इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए, ठीक है। तो फराजी आंदोलन पूछा जाता है कि फराजी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो दद्दू मियाँ के द्वारा, इससे पूछा जाता है फराजी आंदोलन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो शुरुआत पूछे तो हाजी शरीयतुल्लाह और उसको चलाया गया था विस्तृत रूप से दद्दू मियाँ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो कूका आंदोलन को जो संगठित किया था दोस्तों गुरु राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, गुरु राम सिंह के द्वारा। और कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के क्षेत्र में कूका आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत मिलता जुलता है। तो कूका आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से है, तो बहावी आंदोलन से मिलता जुलता आंदोलन है और दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था और बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है, बहावी आंदोलन भी और कूका आंदोलन भी, ठीक है। जिसका समान उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। इसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। और ये पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में। तो मेनली इससे पूछा जाता है कूका आंदोलन किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह। कहाँ हुआ था, तो पंजाब में। और कब हुआ था, तो 1840 ईस्वी में, ठीक है। और इसका उद्देश्य था सिख धर्म में बुराइयों को और अंधविश्वास को दूर करना। 1872 ईस्वी में
एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। इसका जो नेता है राम सिंह, इसको क्या किया जाता है, रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, मोहम्मद शाह जफर के तरह, जैसे जफर को कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अगला है दोस्तों 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालीन कारण क्या था। तो दक्कन के दंगों का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर, ठीक है, बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1857 में दक्कन में विद्रोह होता है। इसका कारण क्या था कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर 1875 में दक्कन में विद्रोह होता है, जिसका कारण होता है कि जो महाजन होते हैं वो ऊंची ब्याज दर पर कृषकों को अस्थायी रूप से कर्ज देना, ठीक है, और भू राजस्व संबंधी उच्च ब्याज दर, भू राजस्व संबंधी उच्च ब्याज दर, देखिए यही इसका आंसर है, यही इसका तत्कालीन कारक होता है। होता क्या है, 1875-76 में अकाल हो जाता है और कृषकों को ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देता है। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट आ जाता है और साहूकार जो है ऋण की वसूली करने में क्या करता है, शीघ्रता करने लगता है, जल्दी जल्दी ऋण वसूलने लगता है, और इससे क्या होता है कि ऊंची ब्याज दर पर वो वसूली करता है, जिसका दक्कन में विद्रोह होता है, और यही तत्कालीन कारण होता है दक्कन के विद्रोह का, दक्कन के दंगे का, ठीक है, तत्कालीन कारण पूछे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फरके के द्वारा। देखिए 39 बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। प्रारंभिक क्रांतिकारियों के अर्गन वासुदेव बलवंत फरके के द्वारा 1845 से 83 के बीच में बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके एक लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया था। बाद में इसको वासुदेव बलवंत फरके को काला पानी का सजा दे दिया जाता है, ठीक है, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाए रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो वासुदेव बलवंत फरके के द्वारा, और ये किस जनजाति के द्वारा शुरू की गई थी, तो रामोसी जनजाति के द्वारा, ठीक है, और कहाँ पे, तो बम्बई में, महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में, बम्बई में, ठीक है, बम्बई उस समय नाम था, तो बम्बई में रामोसी कृषक जत्था, ठीक है। अगला है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इकाई में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। भारत का जो ये वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र का, इसी को बोलते हैं पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है, और इसी क्षेत्र में मेनली हुआ था दोस्तों कौन सा विद्रोह, तो रामोसी विद्रोह, ठीक है, 1822 ईस्वी में। इसके नेता थे सरदार चित्तूर सिंह। तो पूछा जाए कि रामोसी जाति के जो नेता कौन थे, तो चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया गया था, ठीक है, 1822 ईस्वी में। और 1845 ईस्वी में जो रामोसी कृषक जत्था, और दोनों में अंतर है दोस्तों, रामोसी कृषक जत्था पूछे तो वासुदेव बलवंत फरके, और रामोसी विद्रोह पूछे तो चित्तूर सिंह, ठीक है, चित्तूर सिंह। रामोसी विद्रोह जो हुआ था पश्चिमी घाट में, और रामोसी कृषक जत्था का जो स्थापना हुआ था वो बम्बई में हुआ था, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 1825-26 में फिर भयंकर अकाल पड़ता है, और इसके कारण फिर से ये लोग विद्रोह करते हैं। उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह होता है, रामोसी विद्रोह, ठीक है। तो रामोसी कृषक जत्था और रामोसी विद्रोह में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बघेरा विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, तो बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में क्या हुआ था, बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह, ठीक है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पे, तो बड़ौदा गुजरात में। और बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे वो अंग्रेजों की सेना को सहायता करते थे, और इस सहायता करने के लिए बघेरों से क्या करते थे, अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल कर। जो गायकवाड़ थे बड़ौदा के वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण बघेरा सरदार लोग क्या करता है, इसका विरोध कर देता है। तो यही बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बड़ौदा में हुआ था। अगला है मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था।
तो मानव बलि प्रथा जो है दोस्तों ये खोंड जनजाति में प्रचलित था, और जब अंग्रेज इसका विरोध करते हैं तो इसका क्या करते हैं, विरोध करने लगता है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति की बात करें तो खोंड जनजाति तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक मध्य भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें वो फैला हुआ था खोंड जनजाति, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण ये क्या थे, स्वतंत्र थे। 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरोध इन लोग विरोध करते हैं किए, ठीक है। और इसके आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो युवा राजा चक्र बिसोई। तो पूछा जाए कि खोंड जनजाति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो चक्र बिनोही, ठीक है। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि प्रथा, जिसको वो लोग मरीहा बोलते थे, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है, मानव बलि प्रथा को, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा नए करों का करोरोपण, और अंग्रेजों के द्वारा नए कर का करोरोपण किया गया, नए तरह के कर लगाए गए, जिसके कारण खोंड जनजाति क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की थी, इसी से लड़ने के लिए मरीहा एजेंसी गठित की थी। उसके बाद अगला है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ था, लेकिन छोटा नागपुर जो पठार का क्षेत्र है, जो कि बेसिकली झारखंड में आता है, इसमें कई विद्रोह हुए उस समय, और उस सब का नाम आपको याद रखना है। जैसे कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था, पूछा जाता है कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर पठार में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में संथाल जनजाति के द्वारा। उसके बाद मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में, जिसमें बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करते हैं, ठीक है। इसे उलगुनान विद्रोह भी बोला जाता है, ठीक है, मुंडा विद्रोह को। अगला है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह होता है, और इसमें दोस्तों भागलपुर क्षेत्र से लेकर झारखंड के क्षेत्र में ये विद्रोह होता है, और इसमें दोस्तों मेजर बारो को हरा दिया जाता है, किसके द्वारा, संथालों के द्वारा। तो देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह करता है, और इसमें एक साथ पुलिस और दीकुओं पर आक्रमण किए। दीकू जो है दोस्तों, दीकू शब्द का प्रयोग जो जनजाति होते हैं वो बाहरी लोगों के लिए करते हैं, ठीक है। जनजाति जो बाहरी लोग होते हैं वो दीकू बुलाते हैं, और अगर कोई उसके क्षेत्र में बाहरी लोग जाते हैं तो वो दीकू को भगाने के लिए, या फिर जो उसका विरोध करते हैं तो उसको भगाने के लिए प्रयास किए, ठीक है। तो आक्रमण किए, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो सिद्धू कानू और चांद भैरव ने किया था। तो पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी में, इसका जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, तो वो किया गया था सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो को भेजा जाता है, और मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, और पीरपैंती एक जगह है, यहीं पे युद्ध होता है, और इसमें संथालों ने हरा दिया था किसको, अंग्रेजी सेना को। तो संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 ईस्वी में, ईस्वी याद रखिएगा, ईस्वी भी पूछता है। नेतृत्व कौन किया था, तो सिद्धू कानू और चांद भैरव में, और इसमें किस अंग्रेज को हरा दिया गया था, तो मेजर बारो को हरा दिया गया था, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू और कानू ने। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 मुंडा विद्रोह पूछ रहा है। तो मुंडा विद्रोह जो होगा दोस्तों मेनली 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक हुआ था, लेकिन 1895 ईस्वी में ही बिरसा मुंडा जो अपने आप को भगवान घोषित कर लिया था, तो इसलिए इसको इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम डी नंबर ऑप्शन मारेंगे। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह है, ठीक है। मुंडा विद्रोह जो हुआ था एक आदिवासी विद्रोह है, और ये 1899 से 90 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे, और मुंडा जनजाति के सामूहिक खेती के, मुंडा जनजाति में क्या था कि सामूहिक खेती का एक प्रचलन था, जिसे जागीरदारी, ठेकेदारी या बनियों सूदखोरों
ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। उसके बाद मुंडा सरदार ने 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे और इसीलिए इसका निकटतम 1895 माना जाता है। 1895 में ही बिरसा ने भगवान का दूत घोषित किया था खुद को। तो पूछा जाए कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने। किसने, तो मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व पूछा जाए तो किसके द्वारा, मुंडा विद्रोह। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो मतलब झारखंड का जो विभाजन होता है वो 15 नवंबर को विभाजन किया जाता है। 2000 ईस्वी को झारखंड का नया राज्य बनता है और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। झारखंड वाले लोग इसको भगवान की तरह पूजते हैं, बिरसा मुंडा को। ठीक है, अगला है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो उलगुलान विद्रोह जो है दोस्तों मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मुंडा विद्रोह को उलगुलान महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो मुंडा विद्रोह था उसको उलगुलान महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह विद्रोह हुआ था 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह जो है दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह है और इसमें पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुटकुटी या मुंडारी पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह कौन सी खेती प्रथा, तो खुटकुटी प्रथा या मुंडारी प्रथा से संबंधित है। इस विद्रोह मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मुंडा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था, 1899 से 1900 के बीच चला था। बिरसा ने अपने आप को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया था और हजारों मुंडाओं के नेता बन गए थे। ठीक है, और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भी किए थे। ठीक है, और उसने कहा था कि दीकू जो गैर आदिवासी है उससे हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ठीक है, 1900 ईस्वी में क्या किया जाता है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जून में वह जेल में ही मारे जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से धीरे धीरे विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कुचल दिया जाता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो रांची था। ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में। देखिए 48वीं और 52वीं बीपीएससी में ये पूछा गया था, जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था। अगला है इसमें देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक फैला हुआ था। रांची से लेकर भागलपुर तक जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें फैला हुआ था। बिरसा मुंडा का उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना और ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना जनजातियों को। उन्होंने दोस्तों अनेक देवता जिसको बोंगा बोला जाता था उसकी पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों को बोला कि केवल एक ईश्वर जिसका नाम है सिंह बोंगा उसको पूजा करें। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। देखिए फिर से पूछा गया है बिरसा मुंडा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, लेकिन जब आज़ाद होता है तो झारखंड बिहार के साथ ही होता है। लेकिन बाद में झारखंड राज्य की जो स्थापना होती है वो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन ही किया गया और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 15 नवंबर को ही क्यों हुआ था, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है और इसी दिन हम लोग जनजाति दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में, या फिर यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में, ये भी झारखंड में ही पड़ता है। कोल विद्रोह मेनली छोटा नागपुर पठार रहे या फिर सिंहभूम क्षेत्र या झारखंड दिया रहे तो आपको कोई भी मार देना, या फिर झारखंड में रहेगा ऑप्शन में झारखंड, या फिर आपको दिया रहेगा क्या छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में। छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में। ठीक है,
इसके नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत। और इसके मरणोपरांत गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, 48 तक चलता है ये। तो मेनली आपको याद रखना है कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में या सिंहभूम क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन के हिसाब से सिंहभूम चला जाएगा। कब हुआ था? तो 1861 में, और इसका नेतृत्व कर रहा था बुद्धो भगत। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1820 से 21 के दौरान होता था। और इसका जो केंद्र कहाँ था? तो संथाल परगना। संथाल परगना कहाँ पे? तो झारखंड में। ये भी कहाँ पे हुआ था? झारखंड में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासी ने? तो आदिवासी की बात की जा रही है। तो सिंध के क्षेत्र में भी विद्रोह किया था, बिहार के क्षेत्र में तो किया ही था। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ई नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए, छोटा नागपुर की हो और मुंडा जनजाति ने 1820-22 में विद्रोह किया था। छोटा नागपुर पठार उस समय बिहार में ही था, झारखंड का जो भाग था। बाद में देखेंगे तो सिंध के जनजाति ने भी अंग्रेजों का विद्रोह किया था। तो इसलिए 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ई नंबर ऑप्शन मारेंगे। अब अगला है दोस्तों, इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? कौन ऐसा मतलब राजा था या शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का जो निजाम था वो उपयुक्त में छोड़कर, सभी को छोड़कर केवल हैदराबाद का निजाम था जो कि विरोध नहीं करता, अंग्रेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी सभी विरोध करते हैं, चाहे विजयनगर का राजा हो, तमिलनाडु के पोलीगार हो, या त्रावण करके दीवान वेलुपंथी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ, तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि आनंद मठ किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ये किस विद्रोह से संबंधित है पूछ रहा है? तो ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। किस विद्रोह से? तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। और इसी में दोस्तों वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है हमारा, वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से ही लिया गया है। तो ये कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रामक नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया गया था। लिटन नहीं दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, 1878 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1876 ईस्वी में लिटन वायसराय बनकर आते हैं और अफगानिस्तान के प्रति इन्होंने अपनाई गई नीति में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और अग्रगामी नीति का अनुसरण करते हैं अफगानिस्तान के प्रति। ठीक है, 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो जाता है। और उसके बाद 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि होती है। तो पूछा जाए कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। और अंग्रेज वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिटन थे। लिटन को जाना जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में के लिए। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। अगला है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो लॉर्ड लिटन के द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसको जो रद्द किया गया था दोस्तों, रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा आपको। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के समान स्वतंत्रता दे दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब 1878 में लाया गया था तो हुआ क्या था कि जो भारतीय भाषी अंग्रेजी भाषा को छोड़कर जितने भी पत्रिका थी सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये बोला गया था कि सरकार विरोधी कुछ भी नहीं छापना है। ठीक है, इसीलिए इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी बोला जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी बोला जाता है। लाया किसके गया था? तो लाया गया था लिटन के द्वारा और खत्म किया गया रिपन के द्वारा। आया कब था? तो 1878 ईस्वी में आया था, खत्म हो गया 1882 ईस्वी में रिपन के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन।
ठीक है। और इसके तहत दोस्तों सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, इन सभी समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये जमींदारों, ठीक है, किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ। किसके साथ? तो जमींदारों के साथ। तो ये भी पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त कब आया? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की गई। क्वेश्चन पूछा जाए अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कब? तो 1793 ईस्वी में। कब? तो 1793 ईस्वी में। इसी अस्थाई बंदोबस्त को कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इसी को इस्तमरारी, जागीरदारी या मालगुजारी या विस्वेदारी, इन सभी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये भिन्न भिन्न नाम है, किसी भी नाम से आपसे वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू था। और ये 19% भूभाग पे इसको लागू किया गया था। तो पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त कितने प्रतिशत भूभाग पे लागू किया गया था? तो 19% भूभाग पे लागू किया गया था। इसमें क्या था कि जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी बना दिया गया। मतलब एक नए वर्ग को भूस्वामी बना दिया गया और उसको बोला गया कि तुम क्या करोगे कि भूमि का लगान वसूलोगे और भूमि का लगान वसूल के 10/11 भाग क्या करोगे? कंपनी को दे दोगे और 1/11 भाग क्या करोगे? खुद रखोगे। भूस्वामी। इस तरीके से एक जमींदारों का शोषण हुआ और भूस्वामी क्या हुए? मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। बिहार में परमानेंट सेटल लागू करने का क्या कारण था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन का वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भू राजस्व व्यवस्था बनती है और 1790 में लागू हो जाता है। 1793 में इसे परमानेंट सेटलमेंट और इसी को दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त भी बोला जाता है। ठीक है, स्थापित हुई थी। तो ध्यान रखना है अस्थाई बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट दोनों एक ही चीज़ है। कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और कब? तो 1793 ईस्वी में। ईस्वी भी याद रखना है आपको। अगला है रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम पूछ रहा है तो सबसे पहले लागू हुआ था मद्रास के क्षेत्र में। और किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। कब? तो 1792 ईस्वी में। बाद में ये बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू होता है। और किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। तो टॉमस मुनरो का संबंध पूछे किस व्यवस्था से है? तो रैयतवारी व्यवस्था से। ठीक है। और पहले कहाँ लगा? मद्रास में, बाद में बम्बई में। ठीक है। अगला है डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था दोस्तों कब? तो ये पारित किया गया 1885 ईस्वी में। ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है। ठीक है। और बंगाल सरकार ने बंगाल बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में लागू किया। ठीक है। तो कब? तो बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1885 में। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना होता है। तो उसको याद रख सकते हैं। बंगाल और बिहार में किराएदारी अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो है मूल शंकर। तो यही भी पूछ लिया गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। इसका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। ठीक है। ये भी पूछ सकता है। और इसकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये पूछा जाता है। ठीक है। अनरचना, पाखंड, खंडन, वेद व्यास ये सब नहीं पूछता है। मेनली आप इसको याद रख सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पूछा जाता है। अगला है अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना जो किया गया था शिशिर चंद्र कुमार घोष के द्वारा। ठीक है।
शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका का जो स्थापना किया गया था मोतीलाल घोष के द्वारा और शिशिर कुमार घोष के द्वारा, तो दोनों का नाम याद रखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में कलकत्ता में इसका स्थापना किया गया था। तो कब? तो 1868 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कोलकाता में स्थापना किया गया था किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा और मोतीलाल घोष के द्वारा। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं, ये लागू होता है। और इससे बचने के लिए क्या करते हैं? गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन, अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन है वो हिंदी से, बंगाली से क्या करते हैं? अंग्रेजी में करना प्रारंभ कर देते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद एक पत्रिका है हिंदी पेट्रियट, ये एस.एन. बनर्जी, इसकी स्थापना गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। हिंदू पेट्रियट जो पत्रिका है इसकी स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया गया था, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। ठीक है, और एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था बंगाली का। एस.एन. बनर्जी का पत्रिका कौन है? तो बंगाली है। और गिरीश चंद्र घोष का कौन सा है? तो हिंदू पेट्रियट है। तो इस सभी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है निम्न अखबारों में से कौन सा मुक्त उदारवादी की नीतियों का प्रचार करता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लीडर। लीडर पत्रिका जो था मुक्त उदारवादी की नीतियों का प्रचार करता था। ठीक है, चलिए डिटेल पढ़ते हैं। तो फ्री प्रेस जनरल न्यूज एजेंसी, एक फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। इन्होंने दोस्तों यंग इंडिया नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। फ्री प्रेस जनरल क्या है? ये एक तरह का न्यूज एजेंसी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। लीडर का जो प्रकाशन किया जाता था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और मदन मोहन मालवीय एक उदारवादी थे। मालवीय जी के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। ठीक है, किसका? तो लीडर का। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि उदारवादी नीति का प्रचारक था, क्योंकि ये मदन मोहन मालवीय कौन थे? तो उदारवादी नेता थे। न्यू इंडिया दोस्तों ये किया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा, तो इसको भी याद रखेंगे, एनी बेसेंट। अगला है 19वीं शताब्दी में के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के जनसंख्या के किस वर्ग को मुक्त आकर्षित किया था? तो ये मुक्त आकर्षित किया था बुद्धिजीवी वर्ग, नगर उच्च जातीय और निर्धन सर्वांग वर्ग को, उदार रजवाड़े को नहीं किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे बोला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता बोला जाता है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के रूप में भी किसको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के रूप में, आधुनिक भारत के पिता के रूप में, तो किसी भी रूप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और युग दूत के नाम से भी जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो इतना नाम से आपको जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, और सती प्रथा को ख़त्म करने में इन्होंने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के आह्वान पे सती प्रथा ख़त्म किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ठीक है, उन्होंने मूर्ति पूजा का आलोचना किए थे। ठीक है, और साथ ही उन्होंने 5 उपनिषद का बंगला भाषा में अनुवाद किए थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है उपनिषद की संख्या कितना है। कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एक भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर
को रद्द कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो आत्म समाज पूछे और या फिर आत्मीय सभा पूछे या फिर ब्रह्म समाज पूछे, दोनों स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक समाज की स्थापना करते हैं और इसी के लोग आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध और ब्रह्म की एक पूजा का उपदेश दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अगला है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1828 ईस्वी में, अभी बताए हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती या फिर सती प्रथा वही है, ये विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और कब? तो 1829 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 के तहत, तो पूछा जाए कि सती प्रथा किस नियम के तहत खत्म किया गया था? तो नियम 17 के तहत, याद रखेंगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये प्रारंभ में दोस्तों ये केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, लेकिन 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। मतलब सती प्रथा को पूर्ण रूपेण खत्म कर दिया गया था। इसमें सहयोग जो किए थे वो राजा राम मोहन राय, उन्होंने उसके सहयोग से ही ये प्रथा को खत्म किया गया। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। देखिए बीपीएससी के द्वारा 2011 में पूछा गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो किया गया था 1867 में और बंबई में। तो पूछा जाए प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, इसमें महात्मा गोविंद रानाडे भी जुड़ते हैं बाद में। और ये जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, इस सभी को प्रोत्साहन कर देता है कौन? तो प्रार्थना समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि और प्रचारक जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और वो अपने गुरु की स्मृति में इसकी स्थापना करते हैं। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। इन्हीं के स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक थे और 1893 ईस्वी में शिकागो गए और यहीं पे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सुप्रसिद्ध भाषण देते हैं जो कि काफ़ी फेमस हो जाता है। ठीक है, इसमें शुरुआत करते हैं अमेरिका के भाइयों और बहनों से, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे दोस्तों, उन्होंने इनके बारे में बोलते हैं विवेकानंद के बारे में, जहां तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो पूछा जाए कि विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था आध्यात्मिक पिता। किसको? विवेकानंद को। अगला है निम्न में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो धर्म संसद में भाग लिया था कौन? तो स्वामी विवेकानंद। कब? तो 1893 ईस्वी में। ठीक है, अगला है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं अपने गुरु के स्मृति में। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, इस तो बताए थे। बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों के आधार वेदांत दर्शन है। तो ये किस दर्शन पर आधारित है? रामकृष्ण मिशन का जो सिद्धांत है तो वेदांत दर्शन पे आधारित है। ठीक है, इसमें मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना गया है।
और मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश निवास करता है, ये दोस्तों इसी में बोला गया है। ठीक है, अगला है दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है। तो दयानंद सरस्वती जिसका नाम मूल शंकर था बचपन का, और ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, प्रार्थना समाज तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ठीक है, तो इस सभी को आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती जिसका नाम मूल शंकर था 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना पूछे कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, और किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। ठीक है, बाद में इसने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाते हैं आर्य समाज का, कब, 1870 में। आपको मेनली याद रखना है मुख्यालय। और उन्होंने एक नारा दिया था, पुनः वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौट चलो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, और आर्य समाज सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा सफल हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। आगे है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबाई फूले के द्वारा। ठीक है, कब, तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबाई फूले के द्वारा। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ज्योतिबाई फूले की जब बात करें तो जन्म 1827 ईस्वी में होता है, एक माली के घर होता है। इन्होंने दोस्तों गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन करते हैं, और इसकी पुस्तक है गुलामगिरी। पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुलामगिरी किसका पुस्तक है, तो ज्योतिबाई फूले का। ठीक है, और इसने सत्यशोधक समाज का संगठन किया था, तो बिल्कुल इसको याद रखना है। और इसी की बीवी थी सावित्रीबाई फूले, और जो कि महिला शिक्षा पे ज़्यादा फेमस हुई, महिला शिक्षा की, और पहली मतलब टीचर मानी जाती है महिला को पढ़ाने के लिए। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था किसके द्वारा, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो रूसी महिला थी दोस्तों, मैडम HP ब्लावेस्की, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, रूसी महिला थी ये, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे है रामकृष्ण परमहंस, ये तो रामकृष्ण मिशन, ये तो देखे ही हैं 1897 में। ब्रह्म समाज भी देखे हैं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये सब पूछा गया, बताया गया है, तो ये तो आप जानते हैं, पहले पढ़े हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब देखिए भारतीय कांग्रेस के बारे में स्टार्ट हो गया है, ये 100वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है दोस्तों 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करती है, और प्रथम महिला थी। और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू, ये 1825 ईस्वी में करती है। ठीक है, सॉरी 1925 ईस्वी में कांग्रेस कानपुर में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, और 1907 से 33 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। तो पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था, और इस होम रूल लीग का जो गठन किया गया था इसके द्वारा वो मद्रास के क्षेत्र में। ठीक है, और पुणे में किया गया था किसके द्वारा, पुणे में तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसको भी ध्यान रखना है। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और फिर 1925 ईस्वी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछे महिला में तो सरोजनी नायडू, और ये बनी थी कहाँ पे, तो कानपुर में। ठीक है, अध्यक्षता करती है कानपुर में। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी लगभग इसी में कंप्लीट होता चल रहा है, जो लोग टीचर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। और 69 बीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम जो उसके आसपास के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी कवर कर रहे हैं डिटेल्स के थ्रू, ताकि आपको डिटेल में अगर क्वेश्चन बीपीएससी घुमा के भी पूछे तो आप अच्छे से कर ले जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।